अब तक आपने देखा कि अबोनिता की सच्चाई जानने के बाद काली नकाब वाली बनकर उस महल में पहुंचकर उसे आग के हवाले कर देती है। तो वहीं अबोनिता नकाब वाली का भेष लिए दूसरे गांव के चिड़ियाघर में जाकर वहां के भेड़िए का सर ले जाती है। तो अगली सुबह दूसरे गांव का सरपंच इस मामले की शिकायत लेकर गुलशन और सचिव के पास आता है और सबूत के तौर पर लैपटॉप में एक फुटेज दिखाता है जिसमें नकाब वाली भेड़िए का सर ले जाती हुई साफ साफ दिखती है, जिसे देखकर काली सब समझ जाती है। लेकिन आगे क्या करना है, इसी उलझन में वो माँ काली के मंदिर पहुँचती है, जहाँ माँ काली के साथ उसे 9 देवियों के दर्शन और उनकी शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। दूसरी ओर अबोनिता खोपड़ी के कहने पर सभी जानवरों के हिस्से को जो उसने जमा किए थे उन्हें जोड़ देती है, जिससे अनिरुद्ध एक नए शरीर के साथ फिर लौट आता है। अब आगे। काली मंदिर में हाथ जोड़े और आंखें बंद किए खड़ी थी। तभी वहाँ पीछे से हर्ष आता है और उसको वहाँ देखकर बोलता है, अरे काली, तुम यहाँ महाकाली के मंदिर में? हर्ष की आवाज सुनकर काली जब आंखें खोलती है तो सामने नव दुर्गा माता नहीं थी। ये देखकर काली समझ जाती है कि उसको आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गई। जिसके बाद वो हर्ष से कहती है, हाँ हर्ष, मैं यहाँ। वो मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए था और एक माँ से अच्छा मोटिवेशन कौन दे सकता है, इसलिए मैं यहाँ आई थी। और तुम? मैं शायद तुम्हारे कारण यहाँ खींचा चला आया। वो मैं ऐसे ही आया दर्शन करने। हर्ष कितना सोचता है मेरे बारे में। सिर्फ मुझे खुश देखने के लिए उसने आज तक क्या क्या नहीं किया। हमेशा मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा। बस भगवान कुछ भी करवाना, पर कभी ऐसा मौका मत लाना कि मुझे हर्ष को हर्ट करना पड़े, क्योंकि वो पल मुझे जीते जी मार देगा। कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं। आओ ना, माँ के दर्शन करो। काली और हर्ष एक साथ मिलकर महाकाली के सामने नतमस्तक होते हैं और माता की प्रतिमा पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर में दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन दोनों के पास भागते भागते नितिन आता है, जो काली से बोलता है, ताली ताली ताली, जल्दी तलो मेरे तात। नितिन काली का हाथ पकड़ उसको ले जाने लगता है। तभी हर्ष काली का दूसरा हाथ पकड़कर उससे रोकते हुए बोलता है, कहाँ ले जा रहे हो काली को? कहीं नहीं जाएगी वो तुम्हारे साथ। तुम ना ताली ता हाथ तोलो। तुम तो नहीं पता मैं कहाँ ले डाला हूँ, उसको तम दे। और ताली तुम तो मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है ती मैं तुम तो बेवदा तय नहीं ले दाऊंगा। ठीक है तो मत तलो। दल दाओ दुल्दा अंती ने देते ही तो ना अबोनिता अनिलुत्ती बेटी थी, वो दल दई ताया दल माते तामने दबलाते हुए दल में दातल दलवादा बन तल लिया। क्या? माँ को किसने बताया ये सब? पूले दाव तो पता है ये, अब मुझे नहीं पता कितने बताया, लेकिन पूले दाव तो पता तल दिया है थी अबोनिता होती दौतल अनिलुत्ती बेटी थी, जितने तुम्हारी माँ तो मालना था। ये सुनकर काली हर्ष से अपना हाथ छुड़वाते हुए वहाँ से भाग जाती है और सीधे अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ बाहर से भाग्या दरवाजा बजाते हुए दुर्गा को बुला रही होती है। लेकिन काली के आते ही वो बोलती है, करिया देख ना, तेरी माँ दरवाजा नहीं खोल रही है, कब से आवाज लगा रही हूँ। आंटी आप घर जाओ, मैं माँ को संभालती हूँ। आपका शुक्रिया, अब मैं देख लूंगी। ठीक है करिया, संभाल लियो उसको। कुछ बेकार लोगों के चलते हम जैसे साधारण लोगों की जिंदगी नरक बन जात है। भाग्या इतना बोलकर चली जाती है तो वहीं काली अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देती हुई बोलती है, माँ दरवाजा खोलो ना, देखो आपकी काली आ गई। कुछ नहीं होगा माँ, दरवाजा खोलो। आप जाग उठे पापा, मैंने आपको एक बार फिर जिंदा कर दिया। मेरी जीत हुई, मेरी जीत हुई। मैंने अपने पापा को जिंदा कर दिया। अनिरुद्ध को एक नया और विशालकाय शरीर मिल चुका था। वो एक भयानक राक्षस बन चुका था, जिसका शरीर अलग अलग जानवर के हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था। विशाल मगरमच्छ की पूंछ, खूंखार भालू की भुजाएं, विशालकाय गोरिल्ला का धड़, तो वहीं चालाक और खतरनाक भेड़िए का सर। इन शक्तिशाली जानवरों के हिस्सों को मिलाकर बना अनिरुद्ध का नया शरीर, जिसे देखकर अबोनिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो अब अपने पिता के पास जाकर उसके विशालकाय शरीर को छूते हुए कहती है, पापा आप मेरे पास आ गए वापस। देखो मैं आपकी बेटी बोंदिता। आप मुझे बिना बताए इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन देखो मैंने आपको वापस इस दुनिया में बुला लिया। कौन हो तुम और कौन हूँ मैं? पापा आप मेरे पापा हैं और मैं आपकी बोंदिता। पहचाना नहीं आपने मुझे? अबोनिता हैरान थी कि उसके पिता उसको पहचान क्यों नहीं पा रहे।
तभी खोपड़ी वहाँ प्रकट होती है और अबोनिता को कहती है, बेवकूफ लड़की, तुझे क्या लगा शरीर में आत्मा डालने से वो पूरा वही इंसान बनकर आएगा जैसा वो पहले था, उन्हीं यादों के साथ आएगा? नहीं, अनिरुद्ध को कुछ याद नहीं है अपनी पिछली जिंदगी का, समझी? और ना ही याद आएगा अगर उसके सामने ऐसा कोई हादसा ना हो जो उसकी पिछली जिंदगी से जुड़ा हो। इसीलिए कोशिश करना बेकार है। तो मैं कैसे बताऊं कि मैं इनकी बेटी हूँ और ये मेरे पिता हैं? माँ खोलो ना दरवाजा, मेरी बात तो सुनो। काली के इतना बोलने पर भी दुर्गा दरवाजा नहीं खोलती। इसीलिए काली आसपास नजर घुमाती है और किसी को ना पाकर चुटकी बजाकर वहाँ से गायब होकर घर के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे भागते हुए आ रहा नितिन और हर्ष एकदम से दरवाजे के पास हल्की सी झलक देख लेते हैं किसी के गायब होने की, और ये देखकर नितिन बोलता है, अभी तो दरवाजे पर था ना, देता तुमने ताली के दरवाजे पर तो ही था, एकदम से गायब हुआ, दिता ही नहीं कौन था। लगा तो मुझे भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन हमारा वहम है, हम भागते हुए आ रहे हैं ना, शायद इसलिए। काली घर के अंदर जैसे ही प्रकट होती है वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है और देखती है कि घर के एक कोने में दुर्गा डरी सहमी सी बैठी थी। काली भागकर अपनी माँ के पास जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, माँ क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हो? क्यों डरी हुई हैं आप? कुछ नहीं होगा ना? आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? काली, वो अबोनिता मुझे मार देगी, वो उसी की बेटी है। काली, वो उसी की बेटी है। माँ, आपको नुकसान पहुँचाने वाले हाथों को मैं धड़ से अलग कर फेंकूंगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है माँ। वो क्या, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। आपकी बेटी काली जिंदा है और उसके होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, समझी आप? काली की बात सुनकर दुर्गा उससे लिपट कर रोने लगती है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर काली को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में अबोनिता के लिए नफरत की आग साफ झलक रही थी। कुछ देर में दुर्गा को काली सुला देती है और खुद से कहती है, जब माँ की ये हालत है तो गांव वालों की क्या हालत हो रही होगी ये जानकर कि अबोनिता अनिरुद्ध की बेटी है। सभी डरे सहमे होंगे। मुझे कुछ तो करना होगा सबके लिए। अबोनिता की बात का अनिरुद्ध ना तो कोई जवाब दे रहा था और ना ही उसको पहचान रहा था, पर अबोनिता भी हार नहीं मानती। वो अपने फोन में अपने पिता के साथ बिताए हुए अपने लम्हे दिखाती है। पापा, ये देखो, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। याद करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हम दोनों खुश थे। आपने मुझे कहा था कि आपकी इस किशनगढ़ में नौकरी लग गई है और इन गांव वालों ने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया था। आपका बदला लेने के लिए ही मैंने आपको जीवित किया है और अब हम दोनों मिलकर इन गांव वालों को इनके किए की सजा देंगे। मैं तुम्हें पहचान तो नहीं रहा, पर पता नहीं क्यों तुम पर विश्वास करने का मन कर रहा है। और वैसे भी अब जब तुमने मुझे जीवित किया है और क्योंकि मेरा शरीर इंसानों वाला नहीं है, इसलिए मुझे भी खून की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा, आप मुझे पहचान नहीं पाए हैं। मैं इन किशनगढ़ वालों को नहीं छोड़ूंगी। हर उस इंसान से अपने दुखों का बदला लूंगी। यहाँ पर अपने गुस्से को जाहिर करने से कुछ नहीं होगा बोंदिता, इसीलिए अब तुम अपना गुस्सा यहाँ पर नहीं बल्कि गांव पर उतारो। हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे अपना गुस्सा यहाँ नहीं बल्कि इन किशनगढ़ गांव वालों पर उतारना है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने पापा को और भी शक्तिशाली करना है और पापा को शक्तिशाली करने का केवल एक ही तरीका है। काली अपने घर में अपनी माँ को सुलाने के बाद घर से निकलती है। बाहर हर्ष उसका इंतजार कर ही रहा था कि तभी काली उसे बाहर खड़े देखकर कहती है, हर्ष, तुम यहाँ कब से खड़े हो? वो आंटी, बस कुछ ज्यादा देर से नहीं। वो क्या है ना, मैंने सोचा अंदर आऊं, लेकिन माँ बेटी के बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए यही इंतजार करने लगा। माँ ठीक है, अब बड़ी मुश्किल से सुलाया है। घबरा गई थी सुनकर कि अबोनिता अनिरुद्ध की बेटी है। अरे अब तो पूरे गांव को पता है काली, और मैंने आते हुए देखा कि सब डरे हुए थे। सब यही सोच रहे हैं कि अब किया क्या जाए। अच्छा चलो जरा देख कर आए। काली हर्ष के साथ गांव के लोगों का हाल देखने जाती है।
जहाँ वो सभी को आपस में परेशान होकर बातें करता देखकर कहती है। गांव वाले कितने परेशान हैं, मुझे इनके लिए कुछ तो करना होगा। लेकिन तुम क्या कर सकती हो काली? तुम एक साधारण लड़की हो और हर जगह खुद को मुसीबत में डालकर दूसरों की सोचना कब बंद करोगी तुम? तुमको डर नहीं लगता? लेकिन तुम्हारी फिक्र तुमसे ज्यादा किसी और को भी हो सकती है। किसको? अरे मुझे। ओ, मेरा मतलब है, मुझसे क्या पूछ रही हो तुम? मुझे नहीं पता। तुम ये सोचो दुर्गा आंटी कितना घबरा जाती हैं अगर तुम्हें कुछ होता है तो। हर्ष की बात सुनकर काली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी उसका ध्यान अमोली पर जाता है, जो कि अपनी माँ से बोल रही थी। माँ, हम इस गांव को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते हैं? माँ, यहाँ हमेशा डर लगता रहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना। माँ, चलो ना, नानी के घर चलते हैं। मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, लेकिन हम नानी के ऊपर बोझ तो नहीं बन सकते ना जाकर। और अपना घर छोड़कर कोई जाता है क्या? अमोली की बात सुनकर वहाँ खड़ा कुलवीर भी भीड़ में मौजूद लोगों से कहता है। गांव के बड़े तो बड़े, बच्चे भी अब समझ गए हैं कि ये गांव रहने लायक नहीं बचा। मेरी पोती पीहू भी रोज ही यहाँ से जाने की जिद करती है, लेकिन अब घर बार छोड़कर इंसान जाए कहाँ? सही कहा कुलवीर जी, पर क्या करें, ये गांव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेती। वो नकाब वाली लड़की भले ही हमेशा गांव की रक्षा के लिए आ जाती है, लेकिन लोगों के दिलों से कुछ बुरा होने का डर तो वो भी नहीं निकाल सकती। हाँ, सही कहा। और अब तो मैं अपने परिवार की सलामती के लिए शहर जा रही हूँ। वहाँ एक टाइम कम खा लेंगे, लेकिन इन सब मुसीबतों से तो बचे रहेंगे ना। ये सब सुनकर काली के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है और वो वहाँ से चली जाती है। हर्ष भी उसको नहीं रोकता। आओ मेरे नरभक्षी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब वो घड़ी आ गई है जब तुम्हें अपना असली काम करना है। आज तुम्हें अपने आखिरी काम को अंजाम देना है। नरभक्षी अबोनिता से कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नजर अनिरुद्ध के विशालकाय शरीर पर जाती है, जहां वो उस शरीर को देखकर अबोनिता से कहता है। क्या करना होगा मुझे? आखिर क्या है तुम्हारा अगला पड़ाव? शैतानो रोते अपेरे ते रोस्तो वैनी शैतानो तेरो रोते वैनी शैतानो। पापा का शरीर अब तुम्हें अपने अंदर समाहित करने के लिए तैयार हो चुका है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम भी इस शरीर में प्रवेश कर जाओ। एक तरफ अबोनिता अपनी नई चाल को अंजाम दे रही थी, तो वहीं काली, जो गांव वालों की बातें सुनकर वहां से चली गई थी, नकाब वाली का रूप लेकर आती है और कहती है। किशनगढ़ वालों को मेरे होते हुए डर लग रहा है। सभी नकाब वाली को देखकर खुश हो जाते हैं। ये खबर कृष तक भी पहुंचती है कि गांव में नकाब वाली आई है और वो भागते हुए वहां आता है। गांव के लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे। तभी गुलशन कहता है। नकाब वाली बिटिया, तुम्हें तो पता ही होगा कि पूरे गांव में खबर फैल गई है कि अबोनिता अनिरुद्ध की बेटी है और वो यहाँ पूरे गांव को बर्बाद करने आई है। ऐसे में बच्चे तो बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग और जवान भी डरे हुए हैं। अरे नकाब वाली, ये सब पागल है। तुम्हारे होते हुए ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो खामखाए क्यों डर रहे हैं ये? तुमको पता है ना, पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ मिलकर उस अनिरुद्ध को खत्म कर दिया था, तो इस अबोनिता को भी खत्म कर देंगे ना यार। कौन सी बड़ी बात है। सचिव जी, ये वक्त मजाक का नहीं है और उस वक्त मैंने आपको इस काम के लिए चुना था, इसलिए आप वो काम कर पाए। लेकिन ऐसे ही किसी काली शक्ति का सामना आप अकेले नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज बिना सोचे समझे कोई भी कदम मत उठाइएगा। सही कहा नकाब वाली ने, लेकिन बिटिया कुछ तो करो ऐसा जो गांव के बच्चों के मन में से ये डर निकले कि कुछ बुरा होने वाला है। हाँ, हम बड़े तो खुद को किसी तरह संभाल भी लेंगे, लेकिन बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। आप सभी चिंता न करिए,
मैं इस गांव में किसी इंसान को डर के साए में नहीं सोने दूंगी। ना बच्चे ना बड़े, सब सुरक्षित रहेंगे। अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ना जाने कितने समय बाद सोकर उठा हूं। और अब मैं अपनी बेटी यानी तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम याद तो नहीं, पर हाँ, तुमसे एक अनोखा सा रिश्ता लग रहा है। अबोनिता, अगर तुम गांव वालों से किसी भी चीज का बदला लेना चाहती हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस तरह से तुम अपनी नफरत उन गांव वालों के प्रति जाहिर कर रही हो, इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये गांव बड़े ही शातिर लोगों का है। तो पापा, अब हमें क्या करना चाहिए? अनिरुद्ध अब बेहद शक्तिशाली दानव या यूं कहें कि भयानक राक्षस बन चुका था। इसीलिए उसके अंदर शक्तियां भी काफी मात्रा में प्रवाहित हो रही थी। हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए जो हमारे यहाँ ना रहने पर भी हमारे काम को अच्छे से अंजाम दे सके। पर पापा, आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतनी शक्तिशाली है, और वो है कहाँ? हम उसको ढूंढेंगे कहाँ? हमें कहीं दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है अबोनिता। नकाब वाली आंखें बंद कर कर कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है और उसके बाद अपनी आंखें खोलकर चुटकी बजाती है। उसके चुटकी बजाते ही सभी गांव वालों के गले में एक लॉकेट प्रकट होता है जिसमें त्रिशूल का चित्र बना था। बूढ़े हों या बच्चे, सभी लोगों के गलों में अपने आप वो लॉकेट प्रकट होता है। कुछ लोग अपने घरों में सो रहे थे तो कुछ काम कर रहे थे, लेकिन वो लॉकेट गांव के हर व्यक्ति के गले में अपने आप आ जाता है। और ये देखकर सभी हैरान थे। और वहाँ खड़े लोगों में से गुलशन नकाब वाली से कहता है, बिटिया, ये क्या है? ये लॉकेट किस काम का है? ये लॉकेट भगवान शिव का आशीर्वाद है सबके ऊपर। इस लॉकेट को पहनने के बाद आप सभी के मन से डर निकल जाएगा और भोलेनाथ अपने मन और विचारों से सकारात्मकता भर देंगे आप सबके मन में। साथ ही मुसीबत आने पर इस लॉकेट को पकड़कर सच्चे दिल से याद करिएगा। भगवान भोलेनाथ किसी न किसी को आपकी मदद के लिए अवश्य भेज देंगे। बेटिया, इस लॉकेट के आने के बाद से मन को एक शांति सी मिल रही है कि अब कुछ गलत नहीं होगा। हाँ नकाब वाली बिटिया, सच में तुमने तो हमारी समस्या ही हल कर दी। नकाब वाली दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिया ये लॉकेट मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। जरूर बच्चे, और अब किसी को डरने की और इस गांव से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए काली शक्ति इस गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अबोनिता, मैं एक साधना करूंगा और उसमें मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। पापा, मैं तो हर समय आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। आप बस एक बार मुझे बताइए कि मुझे करना क्या होगा और किस तरह से मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं और तुम, हम दोनों मिलकर एक साधना करेंगे और उस साधना को करने में पूरे 2 दिन लगेंगे। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर ये साधना ना तो टूटनी चाहिए और ना ही इस साधना में कोई विघ्न आना चाहिए, क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति से एक नई शक्ति को उजागर करेंगे। इसलिए हो सकता है कि ये साधना काफी कठिन हो। क्या तुम इस साधना को करने के लिए तैयार हो? मैं अब ना तो कोई इंसान हूँ और ना कोई जानवर, इसलिए इस साधना में मुझे कोई हानि नहीं पहुँचेगी। पर हाँ, हो सकता है कि तुम्हें नुकसान हो, क्योंकि तुम तो एक इंसान ही हो। पापा, आपको अभी कुछ याद नहीं है, पर जिस दिन आपको सब चीजें याद आ जाएंगी, उस दिन आप मुझे दोबारा ये नहीं बोलेंगे कि मैं एक इंसान हूँ। अबोनिता की बातों का जवाब अनिरुद्ध नहीं देता है। जिसके बाद वो एक मंत्र का उच्चारण करता है। अनिरुद्ध और अबोनिता दोनों ही अपनी साधना में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि अबोनिता में भले ही शुरू से काली शक्तियों का वास था, पर वो थी एक इंसान ही, इसीलिए वो अब कमजोर होने लगी थी।
इसी तरह से पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं और अब उनकी साधना भी खत्म हो चुकी थी। किशनगढ़ वालों को जब से नकाब वाली ने लॉकेट दिया था, सब शांत थे, कोई डरा हुआ नहीं था। साथ ही 2 दिन गुजर गए थे, कोई अशुभ घटना नहीं हुई थी, जिसके चलते गांव में शांति थी और विश्वास बना हुआ था कि अब कुछ नहीं होगा। तो वहीं गांव में पहले माहौल खराब हो रखा था, तो इसीलिए गांव के बच्चों को स्कूल से 1 हफ्ते का अवकाश मिला हुआ था, जिस वजह से काली भी अपने घर पर थी। वो घर के सारे काम चुटकी बजाकर कर रही थी। तभी दुर्गा उसके पास आती है और कहती है, अरे काली बेटा, ये शक्तियाँ अनमोल हैं, इनको ऐसे छोटे मोटे काम में व्यर्थ ना कर। ये काम कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन इस गांव को काली शक्ति से बचाने का काम एक मामूली इंसान नहीं कर सकता। उसके लिए तेरी शक्तियाँ ही काम आएगी। हाँ माँ, जानती हूँ, लेकिन मैं इस शक्ति का प्रयोग सबको बचाने के लिए करती हूँ, तो क्या अपनी माँ को काम से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना गलत है? लेकिन तेरी माँ के हाथ पैर अभी सलामत है, इसीलिए मत किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है माँ, नहीं करती। बस गांव में शांति बनी हुई थी, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि ये बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। वो बड़ा तूफान होता है अनिरुद्ध और बौंदिता का बनाया हुआ खोपड़ी राक्षस, जिसे अब शरीर मिल चुका था और अब वो अनिरुद्ध और अबोनिता के कहने पर गांव में आता है। उसके बड़े बड़े कदम गांव में भूकंप ले आते हैं और गांव के लोग अचानक एक बड़े से राक्षस को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। ये देखकर वो खोपड़ी राक्षस बोलता है, मुझे ये शरीर देखकर उस लड़की ने बहुत अच्छा किया। अब बदले में उसको इस गांव की तबाही तोहफे में देनी तो बनती है। इतना कहकर खोपड़ी राक्षस अपने मुंह से आग फेंकने लगता है और गांव के सभी घरों में आग लगा देता है। लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। पंचायत ऑफिस में भी आग लग जाती है, जिसके चलते कृष, गुलशन और कान्हा के साथ वहां से बाहर आता है तो देखता है कि पूरा गांव ही जल रहा है और एक बड़ा सा राक्षस गांव में तबाही मचा रहा है। ये सब क्या है? इतना बड़ा विशाल दानव, ये तो पूरे गांव को जला देगा। नकाब वाली, हमारी मदद करो। नकाब वाली, हमारी मदद करो। गांव के अलग अलग घरों से लोग आग लगने के कारण अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने अपने लॉकेट को पकड़कर भगवान शिव को याद करने लगते हैं। तभी काली के सर में अचानक से दर्द शुरू होता है और एकदम से वो अपना सर पकड़ लेती है और उसी वक्त अचानक से काली के घर में भी आग फैल जाती है और ये देखकर वो घबराते हुए कहती है, ये आग कहाँ से आ गई? माँ बाहर चलो। काली अपनी माँ को लेकर बाहर जाती है तो देखती है कि गांव में सभी के घर जल रहे हैं। भाग्य अपने घर के बाहर अपने तीनों बेटों के साथ दहाड़े मार मार कर रो रही थी। अरे हमरा घर, हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे कुछ तो करो भगवान, हमरा घर जल रहा है, अरे कोई तो बचाओ। माँ, अब भाग्य आंटी को संभालो, मुझे देखना होगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। काली वहाँ से निकल जाती है और सबसे छुपकर अपने नकाब वाले रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो देखती है कि गांव के बीचों बीच एक राक्षस सभी के घरों में आग लगा रहा था। ये देखकर काली उससे कहती है, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? मैं किसी का पालतू कुत्ता नहीं हूँ। जो कोई मुझे भेजेगा, मैं खुद यहाँ तेरी ये दुनिया तबाह करने आया हूँ, समझी तुम? काली इतनी शक्तियों से एक अग्नि का गोला प्रकट करती है और उस बड़े से राक्षस पर प्रहार करती है। लेकिन जैसे ही काली उस राक्षस पर प्रहार करती है, वो गायब हो जाता है और दोबारा प्रकट नहीं होता। तो वहीं गांव में जलती आग देखकर काली को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। उसी वक्त कृष वहां आकर नकाब वाली का हाथ पकड़कर बोलता है, नकाब वाली, चलो यहाँ से, ये आग तुम्हें जला देगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, चलो यहाँ से, चलो। सचिव जी, आप पागल हो गए हैं, छोड़िए मेरा हाथ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे जलने थोड़ी दूंगा, आखिर प्यार करता हूँ मैं तुमसे। कृष के मुंह से इस वक्त ऐसी बातें सुनकर काली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, आप पागल तो नहीं हो गए? प्यार प्यार प्यार, मैं आपको कोई साधारण लड़की दिखती हूँ जो प्यार व्यार जैसे खेल खेलेगी? इस वक्त मेरा गांव जल रहा है, मुझे इसे बचाना है, ना कि खुद को। इतनी सी बात आपकी समझ नहीं आती?
आइंदा मेरे काम के बीच में आने की सोचिएगा भी मत। नकाब वाली पूरे गांव के सामने कृष को सुना देती है, जिससे कृष की आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा भी आ जाता है। और वहीं उस वक्त कान्हा उसे खींचते हुए नकाब वाली से दूर ले जाता है। यही तो चाहिए था मुझे, किशनगढ़ की बर्बादी। अब क्या करेगी ये नकाब वाली? आग जब तक बुझेगी तब तक आधा किशनगढ़ जलकर खाक हो जाएगा। मेरी बच्ची, ये है हमारे बदले की पहली आग। अब बोनीता, अनिरुद्ध और खोपड़ी राक्षस तीनों ये नजारा देखकर हंस रहे थे। तो वहीं किशनगढ़ गांव में सभी गांव वाले उस आग से परेशान हो रहे थे। काली को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो गांव में लगी इतनी भयानक आग को कैसे बुझाए। हर तरफ हवा चल रही थी। हवा चलने के कारण आग और तेजी से किशनगढ़ में फैल रही थी। तभी नदी में एक तूफान आता है। उस तूफान से निकलती है जलपरी, जो काली के सामने प्रकट होती है और अपना एक विशाल रूप लेकर अपने दोनों हाथों से पानी की बौछार कर वर्षा ले आती है। वर्षा हो ही रही थी कि ये देखकर काली खुश हो जाती है और उसके बिना बुलाए ही उसकी दोस्त जलपरी उसकी सहायता के लिए आ गई थी। ये सब होती देखकर काली कहती है, जलपरी तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे यहाँ तो आना ही था ना। अब जब मेरी दोस्त मुसीबत में होगी तो मैं उसे बचाने कैसे ना आऊँ? पर अचानक ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरी इस मुसीबत से लड़ने में मदद करनी होगी। जलपरी एक तरफ पूरे गांव में लगी आग को बुझा देती है और उसके बाद अपने विशालकाय रूप को सामान्य कर लेती है। तो वहीं काली अपने हाथों को जोड़कर मंत्रोच्चार करके गांव में हुए नुकसान को वापस पहले जैसा कर देती है। ये देखकर गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और आखिरकार किशनगढ़ गांव के सामने एक सच की जलपरी का अस्तित्व आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान के साथ खुश भी थे।